नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सब जानते हैं, 11 दिसंबर 2023 को एक बहुत बड़ा पेपर यूजीसी नेट का हिंदी साहित्य का पेपर हो चुका है। और सबको पता है कि 50 प्रश्न पेपर 1 में आए थे उसमें, और 100 प्रश्न हिंदी साहित्य में आए थे। और सबने पेपर देखा हुआ कैसा पेपर आया है। बिल्कुल जो अपना पैटर्न था वो पैटर्न इस पे बरकरार रखा है, सबको पता है, बिल्कुल है ना। जो बच्चे समझदार थे, जिनको पता था कि पैटर्न कैसा भी आ सकता है, उस पैटर्न को फॉलो करके गए हैं, उसी मानसिकता के साथ पढ़ के गए हैं। और मैंने ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि पेपर कैसा भी आए, पुराने वर्ष के जितने भी पेपर हैं उनका सॉल्यूशन डिटेल में ज़रूर करके जाना, ज़रूर करके जाना, ज़रूर करके जाना, ताकि आपकी मानसिकता वैसी बन जाए। और मैंने पुराने वर्ष के सारे पेपर का सॉल्यूशन डिटेल में करवा रखा है, आपको पता है। आज हम जो पेपर लेके आए, पूरे 100 के 100 प्रश्नों का हम डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। 100 के 100 प्रश्न मैंने रिसर्च करके इधर से उधर से कहीं ना कहीं से सब जगह से प्रश्न का इंतजाम कर लिया है, ठीक है ना। तो प्रश्नों के देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। जो लोग पेपर दे के आए हैं वो इस चीज़ से हामी भरेंगे और कमेंट करेंगे कि हाँ ऐसे ही प्रश्न थे, बिल्कुल। और कुछ नए और प्रश्न आपको लगते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम डिटेल में चर्चा करते हैं क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न आया था। पहला प्रश्न देखिए आप, ये था कि राहुल जी के अनुसार, यानी कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला बड़ा कवि कौन है। इसमें ऑप्शन में सरहपा भी था और ऑप्शन में स्वयंभू भी था। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्वयंभू को लगाएं या सरहपा को लगाएं, ठीक है ना। जबकि सरहपा पहला बड़ा कवि माना था राहुल सांकृत्यायन ने, जबकि जो पहला कवि, हिंदी का पहला कवि सरहपा माना था, लेकिन पहला जो बड़ा कवि था ना वो स्वयंभू को माना है। हिंदी काव्यधारा जो इनकी रचना है उसके अंदर साफ साफ प्रश्न भी यही था और सही उत्तर भी स्वयंभू है इसका। बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, रामकुमार वर्मा स्वयंभू को बड़ा कवि मानता है, यानी कि रामकुमार वर्मा जी ने पहला बड़ा कवि जो था वो स्वयंभू को माना है। बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। परंतु राहुल जी की जो काव्यधारा है ना, हिंदी काव्यधारा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी का जो पहला बड़ा कवि वो स्वयंभू है। तो पहला अपना ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, अमृतसर वजीराबाद लिखा हुआ है। इसका प्रश्न ये था कि अमृतसर आ गया जो कहानी है ना, उसके अंदर ऐसा कौन सा स्टेशन था जिसके आने के बाद एकदम चुप्पी छा जाती है, सन्नाटा हो जाता है। तो उसका आंसर था वजीराबाद। ये भी सबको पता था। मैं ये नहीं कहूँगा पेपर कठिन था या मैं नहीं कहूँगा आसान था, ये हम लास्ट में जिक्र करेंगे। क्योंकि एक एक प्रश्न जब अगर पाठ्यक्रम से आ रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पेपर डिफिकल्ट था। एक एक प्रश्न वहाँ से आ रहा है जो आपको पढ़ना चाहिए था। मैं ये भी, और एक और बात बता देता हूँ आपको मैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था कि जिसके लिए रचना को डीप से पढ़ना पड़ता है, डीप से एकदम बिल्कुल गहराई से। एक या दो प्रश्नों को छोड़ के मैं बताऊंगा, और वो बताऊंगा कि कौन सा था वो, ठीक है, कि जो डीप था। ये हो गया। तीसरा देखो आप, ये आसान था, ये भी आसान था, ठीक है। अमृतसर जो कहानी है, अमृतसर आ गया वाली कहानी, उसमें क्रम से जमाना था कि कौन सी जो घटना थी पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी, ठीक है। कहानी के संदर्भ में अगर क्रम का प्रश्न आता है तो मैं उसको सामान्य मानता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो निबंध के संदर्भ में मैं बोलता हूँ कि घटिया पेपर है, क्योंकि कहानी और कविता के संदर्भ में मिलान करवा सकता है, हमें घटनाएं पता होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न ये था। चौथा प्रश्न ये था, तमस कहानी से, तमस उपन्यास से था ये। तमस भी अपने सिलेबस में है, बिल्कुल, ठीक है। देखो भीष्म साहनी से ये प्रश्न आ गया, भीष्म साहनी से ये आ गया, भीष्म साहनी से ये प्रश्न आ गया। तो तमस उपन्यास में जो हर नाम और बंतो जो होता है वो किनके घर शरण लेते हैं, ठीक है। एहसान अली की माँ के, मतलब कौन सी किसकी माँ उसमें शरण देती है उनको, एहसान अली की माँ या फिर रमजान की माँ, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे। तमस का क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर जो अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं, रमजान की माँ बता रहे हैं, कुछ लोग एहसान अली की माँ बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो एहसान अली की माँ होगा। बाकी देखते हैं, आप अपने कमेंट बताओ एक बार क्या होना चाहिए, है ना। पांचवा जो हमारा प्रश्न था, पांचवा प्रश्न आया था, वो बोलियां पूछी थी कि निम्नलिखित में से इन बोलियों को उनके जन्म, मतलब जो जहाँ पे बोली जाती है उसके हिसाब से मिलान करना था। आसान प्रश्न था। राजस्थान के जो क्षेत्र दे रखे थे, एक तो जयपुर दे रखा था, एक अजमेर दे रखा था, और एक दो अलग अलग क्षेत्र दे रखे थे। तो वहाँ पे ढूंढाड़ी थी, मेवाड़ी थी, मारवाड़ी थी और मेवाती थी। इन पांच चारों को मिलान करना था और यही सेम प्रश्न था। अब जो बच्चे देख रहे हैं, जिनको पता है क्या यही प्रश्न है, तो कमेंट करो, बिल्कुल हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए आप, छठा प्रश्न क्या कहता है कि शोर सेनी से किस बोली का उदय नहीं हुआ है। बिल्कुल एकदम एज इट इज प्रश्न था या नहीं था, मुझे कमेंट करके बताओ आप। बिल्कुल शोर सेनी से, ऑप्शन में गुजराती भाषा भी था वहाँ पे ना, शोर सेनी अपभ्रंश से किस भाषा को ले लीजिए आप, है ना। पश्चिमी हिंदी भी ऑप्शन में था, ठीक है, और राजस्थानी भी इस टाइप से। और एक ऑप्शन था अपने पूर्वी हिंदी। हाँ, तो पूर्वी हिंदी तो सबको पता है कि पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो शोर सेनी अपभ्रंश से नहीं हुई है, मागधी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। मागधी अपभ्रंश से नहीं, सॉरी, अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसके अंदर मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है, बहुत बार ये चीज़ रिपीट की है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है।
जिसके अंदर बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी भाषाएं आती हैं। आसान प्रश्न था ये। एक प्रश्न ये आया था कि पोंगी का अर्थ क्या है। अब उसका आंसर कुछ लोग पागल मान रहे हैं, कुछ लोग उसमें मान रहे हैं बौद्ध भिक्षुक। अब वो देखते हैं किस प्रकार से क्या आंसर होगा, लेकिन 7वां प्रश्न ये था। 8वां प्रश्न जो था वो इस प्रकार से था कि भारत दुर्दशा के संदर्भ में एक अलग कथन, एक अलग कथन, एक अलग कथन, एक अलग कथन, एक अलग कथन दे रखा था और नीचे दे रखा था ABC सही, BCD सही। अगर जिस बच्चे को एक भी पता है ना कि एक भी गलत, उसने पता कर लिया, सही मत ढूंढो, सही नहीं ढूंढना अपन को, गलत ढूंढना है। तो उसमें दे रखा था 1933 संवत। अब बच्चे बोलेंगे कि यार भारत दुर्दशा तो 1880 में लिखा गया है, जो किसका लिखा हुआ है, भारतेंदु का। अब आप कहोगे नहीं, प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है। तो प्रताप नारायण मिश्र का भी 1885 के आसपास लिखा हुआ है। अगर इसमें से 1933 में से अगर आप 57 माइनस करते हो ना, जब संवत में कोई रचना लिखी होती है तो उसमें से 57 माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है जो ओरिजिनल सन चल रहा है। तो भी वो दोनों की रचनाओं के निकट नहीं बैठ रहा। तो अगर ये भी आपको पता होता ना कि भारत दुर्दशा का इसके निकट है, तो भी आपका आंसर हो जाता। उसमें एक ऑप्शन ये भी था, मुझे पता है कि भारत दुर्दशा की रचना प्रताप नारायण मिश्र ने की है। ठीक है, एक ये भी प्रश्न था उसी के अंदर, उसी कथन के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप, प्रताप नारायण मिश्र का पत्रिका और जन्म वर्ष। ये पूछा था बिल्कुल, और मैंने आपको बहुत बार वीडियो में करा रखा है कि 56 इंच का सीना है प्रताप नारायण का, तो 56 इंच का, तो 1856, 1856, 1856 बहुत बार बोल के करवा रखा है। ऑप्शन में 1852 था। जो बच्चे मुझसे पढ़ के गए हैं, मेरे वीडियो देखे हैं जिन्होंने, वो जानते हैं कि 1852 नहीं होगा, 1856 होगा। और मैंने बहुत बार जो टेलीग्राम पर लाइव क्लास होती है रोज़, जो मैं लेता हूँ शाम को 7 बजे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही सही, वहाँ पर भी मैं रोज़ बताता हूँ। जब भी जिस टॉपिक का जिक्र चलता है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव में ही हम बातें करते हैं, ज्ञान नहीं बांटते हैं। सिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सब सीखे हुए हैं बिल्कुल। एग्जाम में कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी बात करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका बार बार बताता हूँ मैं आपको, ब्राह्मण पत्रिका है, ब्राह्मण है, कानपुर से छपती है। लेकिन वहाँ ऑप्शन में हिंदी प्रदीप था, जो सबको पता है बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, तो उससे भी आपको अंदाजा लग जाता और आपका प्रश्न सही हो जाता। बेलारी गांव और सेमरी, बहुत बढ़िया प्रश्न था, बिल्कुल बच्चों को जाते हैं। कुछ लोगों को पहला ही प्रश्न यही दिखा था। 5 मील की दूरी है इनके बीच में, तो ये पूछी थी, मतलब एक दे रखा था कथन एक फलाना और कथन 2 कुछ दे रखा था, नीचे दे रखा था 1 और 2 सत्य, 1 और 2 सत्य, 1 और 2 गलत, इस टाइप से है ना। तो बेलारी और सेमरी के बीच की दूरी पूछी थी, गोदान से प्रश्न था ये। ठीक है, और दूसरा प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता था, ओंकारनाथ का कथन पूछा था। कोई प्रश्न था कि ये जो कथन है क्या ये ओंकारनाथ का है क्या, बिल्कुल या नहीं है। ठीक है, कमेंट करके बताओ ये वाकई में सही है या गलत है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए, प्रेमचंद घर में जो जीवनी है अपने शिवरानी देवी की सिलेबस में लगी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं मान सकता हूँ इसका जो प्रश्न था वो थोड़ा अंदर से था, क्योंकि एक प्रश्न तो इसमें से ये था कि शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस है, जो फलानी फलानी हंस पत्रिका में छपी थी, हंस में, जबकि वो वास्तव में नहीं। क्वेश्चन ये था कि 1924 के आसपास सिपाही कहानी, साहस कहानी शिवरानी देवी की छपी थी चांद पत्रिका में। ठीक है, ये कथन था बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, प्रेमचंद के जन्म के बारे में था कि प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को जमनापुर ऐसे गांव में हुआ था, जबकि लमही गांव में हुआ था, लमही में। तो जो ऐसे कोई डीप थॉट नहीं आए थे, जैसे कि मान लो आपको पता नहीं कि साहस छपी थी या नहीं छपी थी, तो उसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको तो ये पता होना ही चाहिए ना कि लमही गांव में, वाराणसी में 1880 में प्रेमचंद जैसे साहित्यकार का जन्म हुआ है। तो ये जिसको पता था वो बाजी मार गया। ये 12वें प्रश्न का तो मैंने बहुत बार बताया आपको, बहुत 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 बार बताया है। ठीक है, मैं हमेशा जब भी कविताएं वाला टॉपिक करवाता हूँ तो नीचे से शुरू करवाता हूँ, कभी भी मैं ऊपर रेवा तट से अमीर खुसरो से शुरू नहीं करता, नीचे से शुरू करता हूँ। सबसे पहले धूमिल की कविताएं करवाता हूँ, फिर ऊपर नागार्जुन की करवाता हूँ, फिर ऊपर चलने देता हूँ अज्ञेय की, महादेवी वर्मा की, निराला की। तो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, साफ साफ पिछली बार जब प्रश्न आया हुआ था इसका, सबको पता है कि आज का प्रश्न आया हुआ है। तो उसके बाद भी इसको इस बार जिसने गलत किया है तो उसकी खुद की गलती है, क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन कौन से ऐसे पंक्तियां हैं जो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ मैं नहीं यूज हुई है। तो जिसको पता था उसने सही कर दिया, जिसको नहीं पता था उसका गलत हो गया। जबकि पुराना प्रश्न है और आसान प्रश्न है, अगर ये गलत हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे धूमिल की कविताएं दे रखी थी कि नक्सलबाड़ी, इधर से क्या बोलते हैं मोचीराम, अकाल दर्शन, क्या बोलते हैं अकाल दर्शन। ठीक है, ये किस में संकलित है। जबकि मैंने चिल्ला चिल्ला के बहुत बार बोला है कि रोटी और संसद में संसद आ रहा है, रोटी और संसद में संसद आ रहा है, तो ये संसद वाली रचना में नहीं है, संसद से सड़क तक में नहीं है। ये कल सुनना मुझे में है, जबकि इसमें संसद आ रहा है, लेकिन ये संसद से सड़क तक में नहीं है। जबकि बची हुई रचनाएं जो है वो संसद से सड़क तक है। ये मैंने बहुत बार बताई है आपको, बहुत बहुत बार बताई है कि नक्सलबाड़ी और ये रचनाएं जितनी भी वो संसद से सड़क तक में है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने, जो ये प्रश्न था, ठीक है ना, धूमिल की कविताओं वाला। नागार्जुन की कविता दे रखी थी और पूछा था कि नागार्जुन की जो कविता है उसमें कालिदास सच सच बतलाना, उसमें दुष्यंत का और शकुंतला का वर्णन है क्या? बिल्कुल, जबकि सबको पता है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कथन दे रखा था एक। ठीक है, ये तो मैं एक एक लाइन सिंगल बता रहा हूँ। प्रश्न वाकई में अवधारणात्मक थे, एक प्रश्न के अंदर चार चार ऑप्शन थे, पांच पांच ऑप्शन थे, किसी में दो दो कथन दे रखे थे और पूछ रखा था दोनों सत्य दोनों असत्य, इस टाइप से। ठीक है, एक कबीर की पंक्ति दे रखी थी और एक वाद्य यंत्र पूछ रखा था। एक बार मुझे कंठस्थ करके बता दो, कोई अगर किसी को याद हो तो कमेंट करके, कि क्या एग्जैक्ट प्रश्न था वो और उसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, मुझे एग्जैक्ट के प्रश्न नहीं मिला है। उर्वशी महाकाव्य लगा हुआ है एक, बिल्कुल उर्वशी जो है एक प्रकार से अपने, ठीक है, जो दिनकर का है और बहुत शानदार है। 1961 में प्रकाशन वर्ष तो हुआ था इसका। निपुणिका जैसा पात्र पूछा है इसका। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, जिसने जो कंफ्यूज हो गया ना कि निपुणिका तो यार बाणभट्ट का, निपुणिका पात्र इसका भी है, तो सारे स्त्री पात्र पूछे थे इसके, इसलिए सही उत्तर वही वाला हो जाता जिसमें निपुणिका थी। ठीक है, ये भी आसान प्रश्न था। 17वां प्रश्न देखो, आप खुद बताओगे कि हाँ ये आया था नहीं आया था। पाश्चात्य आलोचकों का क्रम पूछा था। सबसे पहले लॉन्जाइनस था, बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वर्ड्सवर्थ था, ठीक है, ड्राइडन भी था, उसमें इलियट भी था और रिचर्ड्स भी था। और मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ उसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो सही था। ठीक है ना, सब बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल कि इलियट सबसे लास्ट में मैंने लगाया, इलियट लास्ट में लगाया। इलियट का जन्म जब 1888 में हुआ है, रिचर्ड्स का 1893 में हुआ है, तो इलियट कैसे बाद में पैदा हो सकता है ना। सोचना इस बात को, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है ना, वो डिलीट होगा पक्का 200%, मैं अभी से ही बोल रहा हूँ आपको। शक्ति कवित्व बीजम रूपम, लाख बार पंक्तियाँ बताई है मैंने, लाख बार टेलीग्राम चैनल पे, लाख बार मैंने यूट्यूब चैनल पे, कि शक्ति की बात हमेशा माँ करती है, माँ के पास शक्ति होती है, तो मम्मट इसका आंसर हो जाएगा। और मैंने ये भी बोल रखा है कि अगर ऑप्शन में समझ में नहीं आया आपको कि किसकी पंक्तियाँ हैं, तो मम्मट बिना कहे लगा देना। ये मैंने बहुत बार बोला है, अनुभव से बोला है, इतने पेपर देखे हैं मैंने, तो मुझे पता है कि मम्मट क्यों सही होता है। अगला प्रश्न देखो, रस तरंगिणी रचना किसकी थी, ये पूछी थी। मैंने बहुत बार बताया, भानुदत्त की रस मंजरी रस तरंगिणी, भानुदत्त की रस मंजरी रस तरंगिणी। आसान प्रश्न था। 20वां प्रश्न देखो, आसान प्रश्न है ये भी। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही पाश्चात्य संस्कृति के निकट आते हैं तो एकदम झड़ जाते हैं, इस टाइप का प्रश्न पहले भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है, सेम टू सेम प्रश्न आया है, एक लाइन भी इधर के इधर नहीं है। लोग मेका लेकर के आए, लेकिन इसका आंसर हंटर था। ठीक है ना, हंटर था, इसमें ऑप्शन था विलियम जोन्स, और भी ऑप्शन थे, हंटर इसका सही उत्तर होगा। पहले भी प्रश्न आया सेम टू सेम। परीक्षा गुरु के प्रकरण बहुत बार बताएं, बहुत बार परीक्षा गुरु के प्रकरण के 41 प्रकरण हैं, कुछ भी याद नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसको ये भी पता था ना अकाल में अधिक मास, ये जस्ट पहले के बाद दूसरा है, तो उसमें एक ही ऑप्शन था जिसमें अकाल का अधिक मास वाला ऑप्शन था, तो इस क्रम से जमा सकता था। मानता हूँ कि सारे याद नहीं हो सकते, लेकिन पहले के तीन और अंत के तीन तो याद करो और बीच में से दो चार याद करो, खत्म बात। यही मैं बताया था, तो यही जिसने ये किया उसका सही हो गया। ठीक है, अकाल में अधिक मास दूसरे नंबर का है और सौदागर की दुकान पहले नंबर का है। आसान था यार, मतलब बिल्कुल, और सिलेबस में से भी था, तो यूँ भी नहीं सोच सकते कहाँ से आए। कुमारपाल प्रतिबोध साफ साफ दे रखा है शुक्ल जी की किताब में, सोम प्रभु सूर्य की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, सोम प्रभु सूर्य की। लोग मेरु तुंग भेज रहे हैं, लोग हेमचंद्र लगा रहे हैं, गलत है वो। ठीक है, एक कथन आया था भारतेंदु से संबंधित, अभी क्लियर नहीं हो पाया कि संबंध किसका है, कि भारतेंदु ने नवजागरण में एक ही विधा को आत्मसात नहीं किया, सभी विधाओं पे अपना कलम चलाया, ये इस प्रकार से कथन था वो। ठीक है ना, अगर आपको 23वें का आंसर पता है तो कमेंट कर दो आप मुझे, है ना। 24वां प्रश्न देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न था, संस्कृति और सौंदर्य। देखो, नामवर सिंह का निबंध है ये, अगर नामवर सिंह के निबंध से प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कहाँ से प्रश्न आएगा। और सबको पता है कि इसके अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरु थे नामवर सिंह जी के। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई कठिन प्रश्न था, ना आसान प्रश्न था। जिसने पढ़ा है ये निबंध, या मोटा मोटा भी अगर आप यूट्यूब पे देख के गए हो, किसी की क्लास देखी है, तो भी आपका सही हो जाता है इसमें। ठीक है ना, सेम टू सेम पंक्तियाँ छपी है कि क्या बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को महामानव महासागर कहा है। ठीक है ना, इधर से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक का फूल लिखा है, वो फूल नहीं है, मात्र कुछ और है, इस टाइप की जो पंक्तियाँ थी। तो आसान कथन दे रखे थे, उसमें भी जो सही वाले कथन थे या गलत वाले कथन थे वो छांट रहे थे, और आसान प्रश्न था। मैं इसको भी डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि जो चीज़ सिलेबस के बाहर की है उसको मैं डिफिकल्ट कहूँगा। और ऐसा भी नहीं कि निबंध के अंदर से कोई छोटी सी चीज़ पूछ ली हो, मामूली सी, नहीं, आसान है। ये देखो, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि वहाँ के लोगों के पास शमशान नहीं होता है, इस टाइप की एक पंक्ति आती है बिल्कुल, जिसमें और अलग अलग ऑप्शन होते हैं, शिव मूर्ति भी उसमें ऑप्शन होता है। अब जैसे शिव मूर्ति निबंध पढ़ा होगा प्रताप नारायण मिश्र का, उसका आंसर सही हो गया होगा इसमें। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में जो वो इंतजार कर रहे होते हैं तो वो जाते हैं ना कहीं पार्टी के लिए बोल के जाते हैं, तो किस गोष्ठी में जाते हैं वह। ऑप्शन में संगीत भी था, नाटक भी था, तो इसका आंसर संगीत हो जाएगा। एक प्रश्न था जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कवियों का जन्मशय लगाना था, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल भी थे और भी थे, 5 लोगों का क्रम लगाना था। मैंने कुबेरनाथ राय और विवेक राय क्यों लिया, क्योंकि वो बाकियों का क्रम तो सबको पता था और वो हो भी रहा था। अब एक ऑप्शन था जिसमें विवेक राय छांटना था, या तो विवेक राय होगा या कुबेरनाथ राय होगा, या कुबेरनाथ राय होगा विवेक राय होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए। अब सबको पता है कि यार जो ग्रामीण चेतना का निबंधकार है, जो जिसकी भाषा में भोजपुरी का पुट है, तो जाहिर सी बात है वो गाँव का होगा, पुराना होगा। और ग्रामीण चेतना के लेखक कौन है, विवेकी राय। तो ये पहले आए थे, कुबेरनाथ बाद में आए थे। कुबेरनाथ 33 में आए थे, ये 24 में आए थे, 1924 में, ये 1933 में। तो ये भी अगर उसका सही हो जाता जिसने विवेकी राय को पहले रखा है। एक ये प्रश्न मैं मानता हूँ जो वाकई में हद से ज़्यादा अलग आ गया, क्योंकि राम कुमार वर्मा को हम एज अ आलोचक पढ़ते हैं। वैसे एकमात्र यही कवि हैं जो आलोचक भी है, निबंधकार भी है, कवि भी है, एकांकी भी जबरदस्त लिखते हैं, सभी प्रकार की रचनाओं में माहिर है। इनके काव्य दे रखे थे, एक इधर उनका प्रकाशन वर्ष, इधर काव्य, इधर प्रकाशन वर्ष, इधर काव्य, इधर प्रकाशन वर्ष। और पूछा था कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। ये एक प्रश्न अभी तक मैं मानता हूँ जो वाकई में मतलब बच्चा थोड़ा सा गोचखा गया होगा। अगला प्रश्न देखो, 29वां प्रश्न सबसे आसान है भाई। 29वां प्रश्न में मैंने बहुत बार बोला है कि 343 और 351 हमेशा याद करके जाओ। आपने मेरी वीडियो देखी है, उनको पता है कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। 351 में पता क्या दे रखा था कि 351 में यह है कि हिंदी देवनागरी क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि, हिंदी मतलब क्या बोलते हैं, राजभाषा के लिए लिपि का लिए हम देवनागरी का इस्तेमाल करेंगे और राजभाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल करेंगे। जबकि ये 343 में लिखा हुआ है। 351 में क्या लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करेंगे। तो जिसको इतनी सी बात पता थी उसका ये सही हो जाता आराम से, बिल्कुल। और भी ऑप्शन थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आसान ही थे, कोई ऐसा नहीं है। एक ऑप्शन था कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, तारीख दे रखी थी और फलाने के अध्यक्षता में, इस टाइप से कुछ था, मतलब है ना कि उसमें ये था, ऐसा है। बीजी खेर नहीं था ऑप्शन में, शायद राधा कृष्ण जी थे, ऐसा है बिल्कुल। तो वो भी हो जाता सही, ऐसा है बिल्कुल। लिपि सुधार समिति का अध्यक्ष कौन है, काका कालेरकर, ये ऑप्शन में था। ये अलग प्रश्न था, ये अलग प्रश्न था, ठीक है ना। इसको आप अलग प्रश्न मान के चलो, इसका काका कालेरकर आंसर हो जाएगा। अगर राजभाषा आयोग के गठन में अगर राधा कृष्ण जी है ना ऑप्शन में अध्यक्षता में, अगर राधा इसकी अध्यक्षता में, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि राधा कृष्ण अध्यक्ष नहीं थे, बीजी खेर थे, ठीक है, बीजी खेर थे, याद रखना आप। 30वां प्रश्न देखो आप, अभी तक मैंने आदिकाल में सिर्फ एक प्रश्न की बात की है, सिर्फ वो स्वयंभू की, ठीक है। अब ये देखो रीतिकाल का प्रश्न आया। रीतिकाल भक्तिकालीन से कुल मिला के 5 प्रश्न भी नहीं आए होंगे टोटल मिला के, मैं बता रहा हूँ आपको। रीतिबद्ध कवियों की कुछ पंक्तियाँ दे रखी थी, 1 2 3 4, है ना, 5 6 इस टाइप से दे रखी थी, 5 दे रखी थी शायद। उसमें बताना था कि कितनी, यानी कि ABC या BCD इस टाइप से, या A या B ओनली रीतिबद्ध कवियों की है। मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था कि ये पंक्तियाँ हैं किसकी, फिर से ये पता होना चाहिए था ये रीतिबद्ध कवि है, रीति सिद्ध कवि है, ठीक है। एक ही प्रश्न आया पर इस रीतिकाल में, ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, मानना पड़ेगा। 31वां प्रश्न देखिए, मैं लाख बार बोल चुका हूँ कि जब साफ साफ दे रखा है सिलेबस में कि हिंदी आलोचना का विकास टाइप्स हैं, तो जिन रचनाओं में आलोचना लिखा हुआ है सिर्फ उसी को याद कर जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। और मैंने यही जब पेपर था तो जानबूझ के लास्ट वाले दिन, उसके एक दिन पहले, यानी कि 11 दिसंबर के नहीं 10 दिसंबर को मैंने जानबूझ के निबंध और आलोचना लिए थे, क्योंकि बच्चों को याद नहीं होते, मुश्किल होती थोड़ी सी। तो जिन रचनाओं में आलोचना लिखा हुआ था मैंने सारी याद करवाई थी। अब जिसको भी पता था कि समालोचना जो रचना है वो श्याम सुंदर दास की थी, ऐसे 2-3 कवियों की और पूछी थी, मिलान करवाया था, और जिसने भी मिलान किया सही हो गया था उसका। एक प्रश्न ये था। एक प्रश्न ये देखो आप, बहुत बार ये पंक्तियाँ पूछ दी हुई है कि साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है, न आलम्बन का होता, अपितु ये तो कवि की अनुभूति का होता है। नगेंद्र की पंक्तियाँ हैं। सही है पता नहीं गलत का प्रश्न पूछा था। साधारणीकरण के संदर्भ में 5-6 अलग अलग प्रश्न दे रखे थे, मतलब ऑप्शन दे रखे थे, और उनमें से गलत और सही चूज करना था, मतलब है ना। तो इसमें भी जो सही उत्तर हो जाएगा, मुझे लगता है कि इसमें ऑप्शन में नगेंद्र नहीं दे रखा था, कुछ और दे रखा था। देखिए ये पंक्तियां नगेंद्र की, सबको पता है, क्योंकि मेरे हिसाब से नगेंद्र की जगह शुक्ल दे रखा था यहाँ पे। और जिन बच्चों को पता है कि यार शुक्ल जी ने तो कहा था कि जो साधारणीकरण होता है वो आलम्बन धर्म का होता है, तो उन्होंने वैसे ही सही कर दिया होगा। या फिर मुझे लगता है कि ये नगेंद्र वाली पंक्तियाँ भी थी, शुक्ल वाली पंक्तियाँ भी थी, और कुछ और भी थी, और उनको मैच करना था कि कौन कौन सी सही है। और वो आसान थी, भले ही वो बड़ा दिखने में था, दिखने में है तो है बड़ा, पढ़ा हुआ तो है ना हमने। टेलीग्राम पे कितनी बार मैंने क्लासें ली हैं। कोई भारतीय काव्य शास्त्र पे क्लासें नहीं लेता, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे क्लासें नहीं लेता, पर मैंने ली थी जानबूझ के, ऐसा है बिल्कुल।
क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए भी लिए मैंने और नेट वालों के लिए भी लिए। 33वां प्रश्न देखो आप, जो व्यक्तिगत वाली जो यूनिट है ना, जिसमें व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है, अम्बेडकर से हमेशा प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न ही खत्म हो गए उनके पास, कहाँ से पूछे, तो उन्होंने पीएचडी कहाँ से की थी। अभी थोड़े दिन पहले विकास दिव्य कीर्ति सर का वीडियो आया था अम्बेडकर के ऊपर। जिन्होंने वो देखा होगा या जिन्होंने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, उनको पता है कि कोलंबिया से किया था। वैसे भी अम्बेडकर महात्मा गांधी जितना ही बहुत बड़ी विभूति है, उनके बारे में याद होना भी चाहिए हमें। कोलंबिया से किया था उन्होंने पीएचडी, ठीक है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, भाई साहब बहुत बड़ी कविता है, पूरे हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी कविता है। उसमें से अगर आसान प्रश्न आ गया ना तो समझ लो आपकी किस्मत अच्छी है। यूं पूछा था कि कौन कौन से महाशयों का वर्णन किया गया है। गांधी, तिलक, तोलस्टॉय ये ऑप्शन में थे और कुछ और भी ऑप्शन में थे, लेकिन हम तो सही उत्तर के साथ जाएंगे, तो सही उत्तर यही है। गांधी का भी जिक्र है, तिलक का भी जिक्र है, तोलस्टॉय का भी जिक्र है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। और भी ऑप्शन में थे वैसे तो, कार्ल मार्क्स भी थे और शायद पता नहीं और भी थे, लेकिन सही उत्तर ये होगा अपना, ठीक है। एक प्रश्न ये था कि मुक्तिबोध कुछ भी लिखने बैठते हैं अगर, तो वो डायरी हो जाता है, ठीक है, चाहे फिर वो कहानी हो चाहे निबंध हो, इस टाइप से ये वक्त था। और किसने कहा ये इस संदर्भ में, तो ऑप्शन में नेमिचंद्र जैन भी था, शमशेर बहादुर सिंह भी था। अब आप बताओ कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या था और कमेंट करके बताओ उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी बाकी आंसर की आ जाएगी, टेंशन मतलब जल्दी ही, फिर हम डिटेल में तब और जिक्र करेंगे इसका। ये देखो आप, काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए। ये प्रश्न मतलब घनानंद से आसान प्रश्न आ जाएगा, कभी सोचा नहीं था बिल्कुल। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत आसान प्रश्न था ये, जिसको भी पता है कि काहू कल पाए, काहू कल पाए, ठीक है। ये एक प्रकार से यमक अलंकार का उदाहरण है। घनानंद की पंक्तियां दे रखी थी और उसका अर्थ बताना था, तो अलग अलग संदर्भ में आ रहे हैं, अलग अलग अर्थ में, इसलिए यमक अलंकार हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखिए, 37। देखो आप भाई साहब, जनता की चित्रवृत्तियों के नाम ही क्या बोलते हैं, साहित्य, ये तो सब बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि जाति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो प्रश्न यह आया था कि शुक्ल जी ने राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और चौथा ऑप्शन था सांस्कृतिक, इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने सांस्कृतिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है ना। ये आपके सामने जो एजिटिज पंक्तियां हैं, ये शुक्ल जी की किताब से लेके आया हूं मैं। अगला प्रश्न देखो आप, प्रश्न कथन 1 दे रखा था और कथन 2 दे रखे थे कि 1936 में प्रगतिशील लेखक की स्थापना हुई है, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की है। और कथन बी दे रखा था कि युगांत जो है, युगांत रचना 1936 में प्रकाशित हुई है सुमित्रा नंदन पंत की। दोनों कथन सही है, ये भी दिया रखा था, पर एक था कि ये कथन इसकी सही व्याख्या है या नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसकी सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या मैंने बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है कि सही व्याख्या तभी लगानी होती है जब दोनों का कोई ना कोई संबंध हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हाँ, 39वें प्रश्न से आधे अधूरे से पूछा था। भाई साहब आधे अधूरे जिसने नहीं पढ़ा, जो यूट्यूब पे देख के भी गया है थोड़ा बहुत, या उसकी सार भी पढ़ के गया है, समरी भी पढ़ के गया है ना, उसका सही हो जाता, ठीक है ना। 4-5 प्रश्न दे रखे थे कि आधे आधे अधूरे आज के जीवन में प्रासंगिक नहीं है। भाई नहीं है तो मैंने 50 बार बताया है कि नहीं है पे तो पहले गोला करो, गोला करा करो, इस पे शक किया करो कि ये सही होगा या नहीं होगा, और वाकई में वो सही नहीं था। आज भी प्रासंगिक है। ये उसमें दे रखा था ये मध्य परिवार की नहीं, ये झूठी कहानी है। भाई झूठी कहानी नहीं थी वो, उस टाइम पे सत्य थी वो। तो जिस पे जो नहीं वाले, तो मैंने बहुत बार वीडियो में बताया आपको कि उस पर तो पहले गोला किया करो, शक किया करो उस पर। आसान प्रश्न मानूंगा मैं इसको भी, ठीक है ना। ठीक है, मीडियम मान लो थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आधे अधूरे पढ़ा होगा उसको ही सही होगा। जो स्मार्ट स्टडी करके गया होगा ना, उसका भी सही हो गया होगा ये। बकरी नाटक का कथन दे रखा था, बिल्कुल इसको मैं मान सकता हूँ कि ये अंदर का प्रश्न है। नाटक बड़ी विधा है एक प्रकार से, भूमिका से नहीं आया था इसकी क्वेश्चन, बाहर से आया था, मतलब अंदर से आया था। जिसने पढ़ा होगा वो इसका आंसर दे सकता था। कोई कथन था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मुझे मिला भी नहीं वो। शेखर एक जीवन में किसका वर्णन है, बिल्कुल शेखर एक जीवनी की जो भूमिका है उसके अंदर जो पाश्चात्य संस्कृति के कुछ आलोचक है, कुछ कवि हैं, जैसे कि अपने क्या बोलते हैं, उनका इलियट का जिक्र था उसमें, है ना। ऐसे ही ल्योतार या फिर जो भी अस्तित्ववाद के लेखक है या फिर जो भी अज्ञेय को पसंद है, उनका वर्णन था। तो ये पूछा गया था, 4-5 ऑप्शन देखिए किनका किनका जिक्र है और किनका किनका नहीं है, उसमें से एक सही जवाब करना था, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न था वो राम की शक्ति पूजा से था। सच बताऊं, इसको मैं डिफ़िकल्ट तब बोलता जब उसके अंदर जो ऑप्शन थे वो अगर डिफ़िकल्ट होते।
एक ऑप्शन था कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ठीक है। एक ऑप्शन था जिसके अंदर वो जो बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है ना, वो विकराल रूप का बिंब बनता है, उसका था प्रश्न। ऐसा आसान प्रश्न था वो भी, बिल्कुल एकदम कोई डिफिकल्ट प्रश्न नहीं था। 5 पंक्तियाँ दे रखी थी, 5 तो बहुत ज़्यादा है यार, मतलब ये सोच के देखो 5 पंक्तियाँ दे दी, अब क्या चाहिए मिलाने के लिए, ऐसा है बिल्कुल। ठीक है, आसान प्रश्न था ये भी। मेला अंचल महाभोज इनसे संबंधित भी कुछ कथन आए थे, ठीक है ना। तो वो कथन 1 और कथन 2 दे रखा था, पूछा था इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है, एक सत्य है एक गलत है, इस टाइप से। झूठा सच के अंदर भी थोड़ा अंदर से प्रश्न आया था उपन्यास से, तो उपन्यास को थोड़ा सा मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बड़ी विधा है, बड़ी रचना है, इसलिए आपके लिए मान सकता हूँ। कोई महिला पार्टी थी, उसमें कौन सी महिला पार्टी से संबंधित थी, वो कौन सी पार्टी से, या फिर कौन कौन महिलाएं थी, यूँ पूछा था कि कौन कौन सी महिलाएं थी जो उस पार्टी से संबंधित थी, महिला पार्टी से, इस टाइप का प्रश्न था। और तमस कहानी वाला प्रश्न भी था, तमस में किसने रोका था, ये हमने हो ही गया, प्रश्न कर लिया उपन्यास, ठीक है। तमस उपन्यास वाला ऊपर कर लिया था हमने, ठीक है। जिंदगी नामक एक गीत पूछे थे, बिल्कुल ठीक है। तो जिंदगी नामक 5-6 गीत दे रखे थे, इसमें एक में बुल्ले शाह लिखा हुआ था और एक में पता नहीं और भी ऑप्शन थे, इस टाइप से कि चिड़िया चुग गई, इस टाइप से कुछ पंक्तियाँ थी। पूछा था कि कौन कौन सा जिंदगी नामा के अंदर आया है, ABC सही, BCD सही, ऐसा है बिल्कुल ठीक है। अंदर का प्रश्न तो था ही सही, वैसी बात नहीं है, लेकिन अच्छा प्रश्न था, ठीक है। एक ये प्रश्न था। धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र की जो रचना है, तो उसके अंदर 4 पात्र दे रखे थे और एक तरफ उनकी माएँ दे रखी थी, उनको मिलान करना था कि कौन सी माँ किसकी है और क्या सही होगा उसमें। अगला जो प्रश्न था वो था अमजद दीदी की साफ साफ भूमिका में दिया हुआ है कि पहला तो सत्येंद्र श्रत ने किया था 55 में, दूसरा जो लक्ष्मी जो थिएटर है वहाँ पे किया था लक्ष्मी होटल में 1956 में, वो किया था राज जोशी ने। जब साफ साफ भूमिका में दिया हुआ है, पहले ही दिया हुआ है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पेज पे ही कहीं ना कहीं, उसके बाद भी ये गलत करके आया हूँ तो आपके ऊपर है यार, सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा था, बहुत बार कहा है कि किताब की पहले पेज और आखिरी पेज और शुरू के 2-3 पेज जहाँ तक स्टोरी सही शुरू नहीं हो रही और लास्ट पे जा खत्म होने के बाद कुछ है, पढ़ लिया करो पढ़ लिया करो पढ़ लिया करो, ऐसा है बिल्कुल ठीक है। जब साफ साफ उसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 1956 में प्रकाशन, मतलब जो मंचन था वो किसने किया था, तो समझ जाना चाहिए था कि ये 1955 के संदर्भ में नहीं पूछ रहा भाई, ये 56 के संदर्भ में पूछ रहा है, मतलब ये दूसरी बार मंचन है, ऐसा प्रश्न था। कहानी के प्रश्न आसान थे, मतलब वही ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये बताओ। तो उपन्यास के आने थे जितने आ गए, ये तो है नहीं कि उपन्यास से आ जाएंगे, ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, कहानी भी तो है अभी, ठीक है ना। कहानी के कथन दे रखे थे इधर, और इधर कहानी का नाम दे रखा था। अब यार ये कितना आसान प्रश्न है, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं इधर, कोशिका घटवार, परिंदे, ठीक है, और दूसरी कोई कानों में कंगना कहानी, और अलग ही कोई वो क्या बोलते हैं अलग ही कहानी, और उनको मिलान करना था। नहीं लगता आसान प्रश्न था ये बिल्कुल, ठीक है। ऐसे सेम कविताएं दे रखी थी। अगला 50वां प्रश्न देखो, इधर प्रथम रश्मि, फलानी रश्मि रथी, और क्या बोलते हैं गीत फरोश, और इधर पंक्तियां दे रखी थी। ये भी मिलान नहीं हो सकता था क्या, हो सकता था, आसान प्रश्न है। परिंदे का एक कथन आया था कि जीवन जीना क्यों जरूरी है क्या, या जीवन जीना जरूरी है क्या, इस टाइप का प्रश्न आया था, ठीक है। और उसमें ऑप्शन में थे डॉक्टर वुड, ठीक है, होबर्ट भी था, लतिका भी ऑप्शन में था, इस टाइप का प्रश्न था एक, ठीक है। और इसके बाद देखो कविता का सबसे आसान प्रश्न, भाई जो आसान चीज़ें हैं उनको तो एकदम लपक के जाया करो ना, एकदम बिल्कुल पढ़ पढ़ के जाया करो एकदम, ऐसा है। और आसान चीज़ें भी यूँ भी नहीं कोई डीप में समझनी पड़ेगी, और एग्जाम पर्पज से पढ़ाते हैं हम तो बिल्कुल ही, ये तो है नहीं कि आपको ज्ञानी तो बनवाना हमको भी पसंद नहीं है। सतपुड़ा में किस जाति का वर्णन हुआ है, बहुत बार गोंड जाति का, बिल्कुल साफ साफ ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तीतर वितर के बारे में बता रखा है, वहाँ पे तीतर मिलते हैं फलाना मिलते हैं, नहीं। कल्पना सिद्धांत की पंक्तियाँ पूछी गई थी, कुछ नहीं आया था, बस ये आया था कि कल्पना के संदर्भ में ये जो फलाना फलाना कथन है ये किस आलोचक ने कहा है। ऑप्शन में वही पाश्चात्य संस्कृति के 3-4 कवि थे, तो जाहिर सी बात है कल्पना सिद्धांत ही जब सिलेबस में दिया हुआ है, जिसको पता है कि कल्पना सिद्धांत के सामने लिखा हुआ है कोलरिज, तो उसका आंसर कोलरिज ही होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिलेबस को पूरा याद करके जाना, ठीक है ना। सिलेबस भी जिसको याद है ना उसने आधी जंग जीत ली। अगला प्रश्न देखो 54वां, कि गोदान के अंदर जो विमेंस लीग में जो भाषण देते हैं ना मेहता साहब, उस मेहता साहब के जब भाषण को कौन मतलब उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि कौन उसको ऊब गया था या जो भी सुन नहीं रहा था। सरोज इसका आंसर होगा, क्योंकि सरोज उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी बिल्कुल, है ना। जिसने इसकी समरी पढ़ी होगी सुनी होगी उसको आंसर कर लिया होगा। 55वां प्रश्न में भी सेम है, आराम से आसान प्रश्न था। असाध्य वीणा में भी 5 अलग अलग पंक्तियां दे रखी थी, और कोई सा डीप पंक्तियां नहीं थी, जैसे राम की शक्ति पूजा में पंक्तियां थी ना, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, वैसे इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी कि मैं तो कोई साधक नहीं हूँ, मैं तो एक अभागा बालक हूँ, इस टाइप की जो पंक्तियाँ नहीं, देखो वो झुक कर प्रणाम करता है एक प्रकार से वीणा को, है ना।
तो अच्छी अच्छी पंक्तियाँ थी पर उनको क्रम से जमाना था और हो गया था, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अगला प्रश्न है 56वां कि भोले भाव मिले रघुराई, जिसने भी मजदूरी और प्रेम पढ़ा है या भी थोड़ा बहुत इसका सार देख के गए हैं, ठीक है ना, मजदूरी और प्रेम का, तो पहला ये वाला जो भाग था इसका 8 भाग में से हल चलाने वाले का जीवन उसी के अंदर दिया हुआ था कि यार भोले भाव मिले रघुराई, किसान के संदर्भ में ये पंक्तियाँ बोली गई थी। लोग गडरिये के संबंध में लगा के आए होंगे किसान के संदर्भ में, और मुझे आशा है आप किसान के संदर्भ में लगा के आए होंगे, टेंशन मतलब बिल्कुल ही, है ना, जैसे भी आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा किसान। उत्तर आधुनिकता की पंक्तियां दे रखी थी बिल्कुल ही। एक ऑप्शन तो सबसे घटिया था, यूं दे रखा था कि इलियड जो है वो इलियड की रचना द बेस्ट लैंड है वो उत्तर आधुनिकता की सर्वश्रेष्ठ करती है। बिल्कुल गलत है, 200% गलत है। जब खुद इलियड ही उत्तर आधुनिकतावाद का कवि नहीं है तो कैसे आंसर हो सकता है? पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा ये कि उत्तर आधुनिकतावाद की जो खोज है वो 19वीं शताब्दी में हुई है या फिर उसकी शुरुआत, गलत है ये भी, क्योंकि 20वीं शताब्दी में हुई है। तो ये 2-3 मोटे मोटे ऑप्शन थे, इनसे भी अगर आपको पता होता तो हो जाता। और इसके बाद मैंने ये भी बता रखा है कि किस कवि ने कहा था कि इसका प्रत्येक चीज़ का खंडन है मतलब, और ये मैंने उत्तर आधुनिकता को और विखंडनवाद को तो इतनी बार एक्सप्लेन किया अपने वीडियोज में, इतनी बार कि मैं बता नहीं सकता बिल्कुल, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न देखो, शेखर एक जीवनी में आने वाले, ये मैंने बता दिया कि शेखर एक जीवनी में आने वाले जो भी आलोचक हैं या जो भी पाश्चात्य संस्कृति के कवि थे वो, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न जो था वो एक किसी की आत्मकथा से था, वो कि ये मेरी ज़िंदगी का एक ही भाग है, एक ही पक्ष में यहाँ पे पेश कर पा रहा हूँ फलाना टाइप से, और उसमें ऑप्शन थे आप खुद भी था और भी अलग अलग ऑप्शन थे, उसमें से एक चयन करना था, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं से कथन था, क्या भूलूं या याद करूं से कथन ना, ऐसा कभी होता ही नहीं है यार, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो जिसने मतलब मोटा मोटा उसका शुरू में भी पढ़ा होगा ना, शुरू की पंक्तियां हैं, शुरू से कुछ पेज भी, तो भी उसमें आंसर मिल जाता कि राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे राष्ट्रपति, वो फलाने फलाने गांव से थे, यानी कि मेरे गांव से थे, इसका भी वर्णन था उसमें, और 2-3 अलग अलग कथन दे रखे थे, कौन से सत्य है कौन से गलत है छांटना था, और अच्छा क्वेश्चन था, पर यह बात है ना। एक कहानी यह भी, इसका भी एक आसान प्रश्न था भाई साहब, यूं दे रखा था कि राजेंद्र यादव ने जो लिखी है, क्या बोलते हैं, एक इंची मुस्कान, वो उन्होंने पूरी लिखी है, जबकि एक इंची मुस्कान में साफ साफ मन्नू भंडार ने लिखा हुआ है कि नहीं, एक इंची मुस्कान जो रचना थी जो हम दोनों ने लिखी है उसमें राजेंद्र यादव का बहुत कम अंश है, मतलब ऐसा है, मेरा ही ज़्यादातर पार्ट है उसमें, ऐसा है बिल्कुल। तो वहाँ से भी अगर उस ऑप्शन को भी देख के करते तो शायद हो जाता, मतलब मुझे नहीं लगता कि गलत होता, क्योंकि जो ये बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये बातें आपको कहीं इंटरनेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, कोई भी बता देगा आपको, ऐसा है बिल्कुल। इसके लिए कोई आपको पूरी रचना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर अगर अभी सिलेबस चेंज नहीं होता है तो मैं एक एक रचना आपको बढ़िया डिटेल में करवाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे बस थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है अभी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो बच्चे हैं उनको तैयारी करवानी है और उसमें लगा रहना है। टेलीग्राम पे ज़्यादातर मेरी क्लासें होती है शाम को 7 बजे, बाकी देखते हैं जैसे टाइम मिलता है। ऊपर लिखा है ना भोले भाव मिले रघुराही, वैसे देखते हैं अब रघुराही क्या करते हैं। ये हो गया। अंधा युग से आसान प्रश्न था बिल्कुल, अंधा युग धर्मवीर भारती का, 5-6 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से 2-3 चूज करने थे। अब सबको पता है कि क्या बोलते हैं, कौरव नगरी के अंदर पशु का उदय हुआ, पशु का नाम था अश्वत्थामा, मैंने बहुत बार बता रहा है, यानी कि तीसरे का नाम है अश्वत्थामा, ठीक है। और उसमें दे रखा था कि तीसरे अंक का नाम गांधारी का सांप है, आसान प्रश्न हो गया। एक ऑप्शन दे रखा था, क्या बोलते हैं कि इसकी शुरुआत जो है महाभारत के अंतिम दिन 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास भगवान कृष्ण की मृत्यु तक है, ये सही कथन था बिल्कुल था, तो ये गलत हो गया। इस टाइप से गलत और सही के मिक्सअप दे रखे थे और आसान प्रश्न था, कोई डाउट नहीं है। इधर से ये मैंने बहुत बार बता रखा है, चंद्रगुप्त के दृश्य से ध्रुव स्वामिनी के और स्कंदगुप्त के बहुत बार बताए हैं, बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल। जैसे कि उसमें बताए थे, क्या बोलते हैं, 6-7-6 ठीक है, 6-7-6 676 5 अंक 33 दरज से तो स्कंदगुप्त में थे, और 4 अंक 44 दरज से थे किसमें, चंद्रगुप्त में। इसमें पूछा था कि फोर्थ अंक में कितने दरज से थे, तो मैंने इसका क्रम बता रखा था आपको बहुत बार, 10 9 8 और फिर 14। 10 9 8 को काउंट करोगे ये पूरा 44 नहीं हो रहा, तो 14 और जोड़ दो इसमें से, तो खत्म बात, 44 दरज से थे, ये आया हुआ था। भारत दुर्दशा का बहुत आसान प्रश्न था कि किताब खाना जो है वो फलाने कि किस अंक में आया हुआ है ना, मतलब इसमें दे रखा था किताब खाने का जो स्वागत है वो दूसरे अंक में होता है, लेकिन नहीं होता है, 5वें अंक में होता है, सबको पता है। और इस टाइप से 2-3 और ऑप्शन थे भारत दुर्दशा से संबंधित थे, तो ये भी एक प्रकार से नाटक से प्रश्न था। पिता कहानी, ठीक है, सबको पता है राजेश जोशी की कहानी है, बढ़िया कहानी है, सिलेबस में लगी हुई है कि पिताजी 35 वर्षों से कौन सी किताबों को पढ़ते थे। रामायण और गीता कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं तो हम आंसर, क्योंकि हमारे घरों में भी होती है ये, तो ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आया था, एक टोकरे भर मिट्टी जो कहानी है उसके अंदर से आया था कि वो जो बुढ़िया है वो जो
मिट्टी जो लेने जाती किस लिए लेने जाती, क्या उसका पर्पज़ होता है, मतलब घर बनाने के लिए लेने जाती है या फिर चूल्हा बनाने के लिए जाती है, या और भी ऑप्शन थे उसमें, ठीक है ना। लेकिन वो घर बनाने के लिए नहीं, अपनी बेटी को अपनी झोपड़ी का जैसा खाने का स्वाद दे सके, इसलिए वो चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लेने जाती है। ये प्रश्न था और मुझे नहीं लगता ये प्रश्न कठिन था बिल्कुल भी। यही तो है कि बड़े पेपर का मकसद यही होता है कि छोटे प्रश्नों को, आसान प्रश्नों को पकड़ना। जिसने पकड़ लिया उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसने कहा था कि प्रश्न में सीधा, प्रश्न मैं नहीं कहूँगा एक भी प्रश्न आया था सीधा, मतलब सीधा इन द सेंस मतलब डायरेक्ट पूछने वाला नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट पर्पज़ का एक भी नहीं आया था। थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है उसके लिए बिल्कुल। जिन बच्चों का छूट गया है, सच में मुझे बहुत दुख है उस चीज़ का, और वाकई में कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिनको अनुभव नहीं है ना इस पेपर का, पहले दिया हो या जिसको पता नहीं है, माइंड सेट में क्लियर नहीं है, उनका छूटेगा ही छूटेगा। क्योंकि जिनको पहले पता है ना कि हाँ पेपर बड़ा आएगा, आ सकता है, पहले से आ रहा है, उनका नहीं छूटेगा। क्योंकि वो एक एक प्रश्न को उसी तरह से टाइम देंगे, एकदम बिल्कुल शांति से, एकदम एकाग्र होके, ठीक है। उसने कहा था उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न आए थे कि जो लहना सिंह है वो 77 राइफल में था, और उस पर जो अलग ऑप्शन थे जिसमें वजीरा के बारे में पूछा था, सूबेदारनी के बारे में पूछा था, ठीक है। ऐसे 4-5 ऑप्शन दे रखे थे, और उसने कहा था इतनी बढ़िया कहानी है यार, मैंने बहुत बार बता रखी है आपको, टेलीग्राम पे पढ़ा रखी है, ठीक है ना। आसान प्रश्न था ये भी, मतलब मेरी नज़र में तो। बाकी आपका कैसा गया ये वाला प्रश्न बताना मुझे। 68वां प्रश्न देखो, शुक्ल जी ने 3 कहानियाँ प्रथम कौन सी मानी है, या फिर किन 3 कहानियों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो सबको पता है कि पहली जो 11 वर्ष का समय है ना, खुद की कहानी है, उसको तो जोर दिया ही दिया है, तो वो तो सही वैसे ही हो जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी की ये ऑलरेडी फैन है, मैंने बता दिया था आपको। उनके तो उपन्यास को भी पहला मानते हैं ये, और कहानी को भी, तो 2 तो ये हो ही गए, और तीसरी दुलाई वाली, ये 3 हो गया, खत्म बात। आसान क्वेश्चन है। असाध्य वीणा का क्रम मैंने बता दिया ऊपर कि असाध्य वीणा का क्रम पूछा था। कृष्ण भक्त की एक पंक्तियाँ पूछी थी, या तो वो नंददास की पंक्तियाँ थी, या कुंभन दास की, या कृष्ण दास की, या परमानंद दास की, 4 ऑप्शन था। पंक्तियाँ मुझे नहीं मिली है कि कौन सी पंक्तियाँ हैं वो, तो उसमें से एक आंसर बताना था हमको। लगभग ये 70 प्रश्न हो चुके हैं, जिसमें से 1-2 रिपीट हुए हैं, ठीक है। और उसके नीचे मिलता है अपने लगभग जो 10 क्वेश्चन थे वो गद्यांश से आए थे, ठीक है। वो गद्यांश था, मैंने देखा था, पूछा था बच्चों से, तो आसान था वो एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े ऑप्शन नहीं थे। अगर वो जो दिक्कत आ रही थी कि इधर से इधर स्क्रॉल करने की, तो वो सच बताऊं तो उसके लिए भी एक ट्रिक होती है, वो मैं पक्का डिटेल में बताऊंगा आपको। जब आप मुझे बात करना, आप कमेंट करो या तो मुझे, या फिर टेलीग्राम पे बताओ, मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा एक आपको, कि कंप्यूटर पे कैसे पेपर को करना होता है, ठीक है ना, कैसे उस दिक्कत से बचना होता है, मैं ज़रूर बताऊँगा। पेपर बताओ सेम ऐसा का ऐसा था या नहीं था, कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करनी है, ऑब्वियस सी बात है। और टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना है, ठीक है। मिलता है अगला बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।